पत्रिका देश हरियाणा के पिछले एपिसोड में हम महात्मा फूले के दूसरे भाषण इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत अब तक हमने जाना कि किस प्रकार महात्मा फूले ब्राह्मणों के लिखे हुए वेद पुराणों को सच्चाई से कोसों दूर मानते हैं और उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी इजाद करते हैं, ब्राह्मणियन नाइट्स, और उसे अरेबियन नाइट्स की तरह ही किस्सा गो मानते हैं, जो तिलस्म और चमत्कार से भरी हुई, अय्यारी से भरी हुई कहानियां हैं जिसका सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं है। उसी तरीके से वेद पुराण भी सिर्फ चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही वे ये भी डिस्कस करते हैं कि अलग अलग समय पर लिखी गई कहानियां हैं। इतिहास से यदि आप इसको कंपेयर करें तो बहुत सारे किस्से इसमें आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सारे जो वेद पुराण है किसी एक समय में बैठकर भी नहीं लिखे गए हैं। समय बीतने के साथ साथ इसमें तरह तरह की कहानियां जुड़ती चली गई हैं। उसके अलावा वे कंपैरिजन करते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता कितनी प्रॉस्पेरस थी और उसके साथ जो पैरेलल दुनिया में सभ्यताएं थी वो किस तरीके से थी, और उनके रून होने की जो वजह थी, नष्ट होने की जो वजह थी, उसको भी वे डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। तो आज के एपिसोड की शुरुआत मैं डॉक्टर अंबेडकर के एक कोट से करना चाहूंगी, जो पत्रिका में सबसे पहले दिया हुआ था, इंडेक्स के ठीक नीचे। लेकिन मैंने उसे उस वक्त नहीं पढ़ा था क्योंकि अब पढ़ना ये एप्रोप्रिएट है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक सामाजिक लोकतांत्रिक की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक उत्थान का जनक मानते हैं महात्मा फूले को, कि विदेशी शासन से छुटकारा पाने से कहीं ज्यादा जरूरी है सामाजिक उत्थान, सामाजिक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी का। तो उसका जनक जो है डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फूले को मानते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ग्रीक, रोमन और गुलाम आज का टॉपिक है ये। सीजर के भांजे ऑक्टेवियन सीजर को लोगों ने ऑगस्टिन की पदवी देकर उसे बादशाह बना दिया। इसके बाद सरदार दरकारों की बहाली शुरू हुई और गणतंत्र की इमारत ढह गई। सीजर 12 की करतूतों से ईसा पूर्व 410 के आखिर में रोमन लोगों का वैभव मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल गया क्योंकि उसने अपने जी हुजूरी करने वाले लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया, जिससे रोमन एम्पायर पूरा ढह गया। और हमारी मौजूदा सरकार क्या कर रही है और आगे आने वाले टाइम में भारत का क्या भविष्य होगा, अब आप जान सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बाहर कोई हमला करे या बाहरी आक्रमणकारी आए तभी कोई सभ्यता नष्ट हो, वो अंदर से भी नष्ट करने की उसको कोशिश की जा सकती है। जिस प्रकार रोमन पातशाही को फ्रैंकन, जर्मन, ट्यूटन के जंगली लोगों ने उखाड़ फेंका था, उसी तरह इंडियन लोगों के मजबूत बलिस्तान को जंगली ईरानी ब्राह्मणों ने उखाड़ फेंका और इंडियन सभ्यता को अपनाया। तो यहां पर एक जरूरी बात वे कह रहे हैं कि उन्होंने इंडियन सभ्यता को अपनाया, मतलब अपने अंदर चीजों को मर्ज कर लिया। जो जो अपने फायदा का होने लगा वो सब उन्होंने अपना लिया। और पिछले एपिसोड में मैंने इस बात पे चर्चा करी थी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो नरेटर ओम पुरी हैं, जो पूरी स्टोरी नरेट करते हैं भारत एक खोज में, उसमें भी वो इस बात का जिक्र करते हैं कि वे अपने साथ कुछ नहीं लाए थे और संभवतः जो पूजा पाठ है, जो मंदिरों का निर्माण है, वो यहाँ के लोकल लोगों को देखकर उन्होंने सीखा है। आर्य सभ्यता में शायद ये सब कुछ नहीं होता था। तो आप वो एपिसोड जरूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा और उससे आपको क्या जानकारी हासिल हुई। और इंडियन सभ्यता को अपनाया जिस तरह विजेता समूह ने रोमन सभ्यता को अपनाया था, पर उन्होंने अपने भट्ट व्यवहार से इंडियन सभ्यता को अपना नाम दिया। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आ गया, और ये सच सामने तब आया जब पढ़ाई लिखाई का रास्ता खुला। सच देखा जाए तो ग्रीस, रोमन व उनको जीतने वाले जंगली समूह
टल्टन, फ्रैंकन, जर्मन, ईरान और ब्राह्मण बहुत साल पहले एक ही कुल में जन्मे थे। तो राम पुनियानी जी की जो पुस्तक थी हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ में, उसमें भी वो जिक्र करते हैं कि हिटलर जो है वो अपने आप को आर्य नस्ल का कहता था। और तुम्हारी क्षय के आर्टिकल्स में भी राहुल सांकृत्यायन ने इस चीज का जिक्र किया है कि वो आर्य नस्ल का था। और मणिकर्णिका में भी तुलसी राम जी ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि हिटलर जो है अपने आप को आर्य नस्ल का और उच्च नस्ल का मानता था। तो अब आप समझ लीजिए जो ब्राह्मण है क्यों हमारे प्रधान सेवक जी हिटलर से इतना इंप्रेस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जन्मजात आवारागर्द व लूटपाट करने में निपुण, घूसखोरी से यदि किसी देश में घुस जाते थे तो उस देश को अपने बाप का माल समझकर वहां के लोगों को गुलाम समझते थे और उन पर धौंस जमाते थे। ईरान के जंगली ब्राह्मण इसी जाति के थे और इसी चीज को आप भारत एक खोज के पहले एपिसोड में देख सकते हैं। मैं लगातार उस एपिसोड के बारे में आपसे बोल रही हूं, तकरीबन 50 मिनट का एपिसोड है, देखा जा सकता है इन सभी जानकारियों को हासिल करने के लिए। नरेटर की भूमिका में ओम पुरी ने बहुत सशक्त कहानी बताई है उसमें, तो प्लीज एक बार जरूर देखिए। श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया है उस सीरियल को। इन्हीं के जंगली भाई बंधु यूरोप के रोमन राज्य को धूल में मिलाकर पूरे यूरोप में फैल गए। इन्हीं मुगल, हूण, तातर जैसे जंगली समूह ने पूरे यूरोप को जलाकर राख कर दिया। समस्त सभ्यता खत्म हो गई और संपूर्ण यूरोप अज्ञान गरीबी में पिस गया। लेकिन ये सब बातें यूरोपियन लोगों ने बहुत जल्दी समझ ली, इसलिए वहां पर पुनर्जागरण काल, रेनेसा पीरियड जो था, उसके तहत उन लोगों ने बहुत जल्दी धर्म से छुटकारा पा लिया। चर्च के पकड़ से बाहर निकल आया रोमन एम्पायर, पूरा यूरोप। यूनानी व रोमन लोगों का शिखर पर पहुंचा वैभव भरभरा कर गिर गया और सभ्यता के पतन से यहां के लोग जंगली अवस्था में फेंक दिए। इस इतिहास से ज्ञात होता है कि किसी भी देश का वैभव व उसकी सभ्यता चिरकाल तक नहीं टिक पाती, कभी ना कभी उस देश का पतन होता है। वर्तमान इतिहास को देखते हुए कहा जा सकता है कि पतन भी हमेशा कायम नहीं रहता। उस देश में पुनः उच्च सभ्यता की स्थापना हो सकती है। तो यहां पर वे संभावना जता रहे हैं कि हो सकती है, पूरे तौर पर नहीं कह रहे हैं। और ये कैसे होगी उसके लिए लगातार काम करना पड़ता है, तब जाके वो होती है। जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रेनेसां पीरियड के बारे में बताया कि यूरोप अंधकार में डूब गया था, अंधविश्वास में डूब गया था, लेकिन वहां के लोगों ने बहुत जल्दी इस चीज को समझ लिया और चर्च के चुंगल से बाहर आ गए। पुनर्जागरण काल हिंदी में बोलते हैं और रेनेसां पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं इसे, तो उसे भी आप समझ सकते हैं। वैसे हम सभी ने हिस्ट्री में इस चीज को पढ़ा है 8th 9th की बुक्स में, पता नहीं अब आप लोगों को याद है या नहीं। तो अगला टॉपिक है जब बलिराज आएगा। तो यहां पर अगेन वो एक संभावना बता रहे हैं कि अगर बलिराज आएगा तो किस तरह का होगा। अहो, कुणबी, मराठी, महार, मांग, केकाड़ी आदि जातियों के पूर्वज प्राचीन काल में एक ही कुल के थे। वे महाप्रतापी और विख्यात राज्य बलिस्तान का कारभार सुखपूर्वक प्रबंधक कर सभी लोगों का उत्थान करते हुए प्रजाजनों को खुश रखते थे। समानता का भाव सब में था। उस वक्त संपूर्ण बलिस्तान वैभव का सुख भोग रहा था, परंतु आज उनके वंशजों को परस्पर शत्रुता के कारण दुख सहन करने पड़ रहे हैं। लेकिन यदि इसी बात का रोना रोते रहेंगे तो इससे अपना दुख दूर नहीं होगा। इसे दूर करने के लिए हमें अपनी कमर कस कर प्रयत्न करने होंगे। महार, मांग जैसे अस्पृश्य नहीं है, अस्पृश्य तो भट्ट भिक्षु हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, छूत का उल्टा, अछूत का उल्टा होता है छूत, और छूत जो कि एक बीमारी है, जैसे हम कहते हैं ना छूत की बीमारी, तो यदि हम अछूत हैं तो हमारे अपोजिट जो भी लोग हैं जो हमें अछूत मानते हैं वो छूत हैं, और छूत एक बीमारी होती है। किससे बच के रहना चाहिए अब आपको पता होना चाहिए। ब्राह्मण लोग हिंदू कहलाने के बहाने ढूंढते हैं, असल में उनका धर्म त्रिवर्ण का है। शूद्र का अर्थ रैयत होता है। ये
इंडिया के हिंदू हैं। 3,500 साल पहले महाप्रतापी शूद्र राजा हुआ चंद्रगुप्त, उसके यहाँ यूनान का मेगास्थनीज नामक वकील था, जिसने हिंदुस्तान की विस्तृत जानकारी लिखी और उसे इंडी का इतिहास नाम दिया। उन्होंने अनेक लेख लिखे, उसमें उस वक्त के इंडियन लोगों की जानकारी हासिल होती है। तो उस टाइम में कितना महात्मा फूले पढ़ते होंगे, जब बुक्स जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, तब भी उन्होंने वो सारी बुक्स को पढ़ा। तो पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके नॉलेज आती है। वह एक जगह कहते हैं कि इंडियन व उनके इंडिका देश को किसी ने जीता, ये सच नहीं है। वे युद्ध से जीते गए लोग नहीं थे, मतलब छल कपट करके हराया गया है। मेगास्थनीस का यह कथन सच है। ईरानी ब्राह्मण विप्रों के आक्रमण के बाद ईरानी, तुर्क, हूण, तातर, मुगल, पठान, मुगल आदि लोगों का आक्रमण व अंग्रेजों के आक्रमण तक विदेशी जंगली लोगों को हासिल हुई जीत का कोई विशेष महत्व नहीं है। प्रारंभिक ईरानी भट्ट ब्राह्मणों के आक्रमण का ही महत्व है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आज तक उनका गुलाम रहना पड़ रहा है। तो सबसे अहम बात वे कह रहे हैं कि इतने सारे आक्रमण हुए हैं हमारे ऊपर ब्राह्मणों के आक्रमण के बाद, लेकिन उन सब के साथ सत्ता के अंदर वे मर्ज हो गए, कितने छल कपट और आसानी से, और आज भी छल कपट करके सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। सब लोग चले गए इस देश से या यहीं के होकर रह गए, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी थे वो आज भी ब्राह्मणों के चुंगल से नहीं बच पाए हैं। तो इसीलिए ब्राह्मणों के बाद कितने भी लोगों ने इसके ऊपर राज किया हो, कितना भी आक्रमण किया हो, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो आए और टाइम के साथ चले गए। लेकिन ब्राह्मण अभी भी जस के तस बने हुए हैं और पूरा व्यवस्था उनके ही चुंगल में है। तो बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो अगली बार सांप्रदायिक बातों में मत आइएगा। उनकी ये गुलामगिरी नष्ट करने का मौका उन्हें अंग्रेजों के हमले के कारण मिला, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ है। जंगली ईरानी ब्राह्मण आदि विप्रों ने कुछ सालों तक इंडियन लोगों पर राज किया। उसके बाद उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों के अलग और यहाँ के विजित लोगों के लिए अलग कायदे कानून बनाए और उन पर जुल्म लादने के लिए उनको शूद्र, जिसका अर्थ है नीच, और अति शूद्र, जिसका अर्थ है महानीच, मानकर उन्होंने बलिस्तान में अपने पक्के गांव में बसा लिए। आगे चलकर वह जिस ईरान से आए थे उसी ईरान से बाद में आने वाले जंगली लोगों ने आर्य लोगों को चैन से टिकने नहीं दिया। तो मतलब जैसे ही ये लोग आए, उसके बाद ईरान से और भी बहुत सारे लोग आए, जंगली कबीले आए, जिन्होंने यहाँ पर व्यवस्था को तहस नहस किया। लेकिन ब्राह्मणों ने अपने छल कपट से व्यवस्था के साथ सांठगांठ करके हमेशा ऊंचे पदों पे वे आसीन रहे, चाहे कोई आया हो, लेकिन ये लोग अपने स्थान पर जस के तस बने रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात महात्मा फूले हैं जो कह रहे हैं वे। और यहां पर वे इस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं मनुस्मृति का, कि उसके जरिए अलग अलग विधान कर दिया, अलग अलग रूल्स बना दिए गए सबके लिए। शक, कुषाण, ईरानी आदि लोगों ने हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों पर चौतरफा हमला शुरू किया और त्राहिमाम मचा दी, परंतु धूर्त आर्य ब्राह्मणों ने उनके सामने आर्य बनने की शर्त रख दी। आगे जाकर ये मुसलमानों के शासक के लिए अनुकूल साबित हुई। तो मुसलमानों ने भी इनकी बात मानी और इन्होंने भी मुसलमानों का भरपूर सहयोग किया। कोई पेशवा, कोई कारिंदा तो कोई पंतोजी बन गए और मुसलमानों की जी हुजूरी करते हुए चाकरी करके अपनी तिजोरियां भरने लगे। पर उनके पूर्वजों ने जिन इंडियन वंश के प्रतापी महान लोगों पर शूद्राति शूद्र रूपी गुलामी लाद दी थी, जिसके राजे आए और गए, यह आज तक टिकी हुई है। आज तक गुलाम माने जाते हैं लोग यहाँ के। आज भी अछूत समस्या का जो है वो कोई हल नहीं निकल पाया है। कितने खत्म हुए और कितने जल गए, लेकिन ब्राह्मणों ने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं होने दी। वे आज तक ज्यों की त्यों हैं।
पुराणों में पढ़ने और कथा कीर्तनों में ऐसा सुनने को मिलता है कि ईरान से आकर ब्राह्मण आर्य ब्राह्मणों ने यहाँ दैत्य राक्षस मारकर बड़े बड़े पराक्रम किए हैं। परंतु ब्राह्मण भट्टों का ये इतिहास झूठा है। झूठा ज्ञान अज्ञानता से भी बहुत भयंकर होता है, जिसका शोध करना शेर की गुफा में घुसने जैसा होता है। तो क्यों इतिहास इतना जरूरी है? अधकचरे ज्ञान से कहीं ज्यादा झूठा ज्ञान होता है, जो आजकल व्हाट्सएप और दूसरी साइट्स के जरिए हम लोगों को दिया जा रहा है। हर जगह से, हर न्यूज चैनल के जरिए झूठ परोसा जा रहा है और लोग उसी को सच मान रहे हैं। तो ये ज्यादा खतरनाक है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, हम हमेशा ये सुनते हैं, लेकिन बिल्कुल फेक नॉलेज जो है वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। जिन पुराणों को ब्राह्मणों ने लिखा है उसमें उन्हीं का इतिहास है, उसमें रंच मात्र भी सत्य नहीं है। इसे कोई भी सिद्ध करके नहीं दिखा सकता। शूद्रों अतिशूद्रों यानी इंडियन लोगों का शोध पूर्ण वास्तविक इतिहास चाहे जिसने भी लिखा हो, मूल रूप से हमें उसी प्रकार पढ़ने को नहीं मिलता जिस तरह ब्राह्मणों का मूल ईरानी रक्त नहीं मिलता। लेकिन उनकी आंखों के सामने गत 2000 सालों से ब्राह्मण आदि राजा रजवाड़ों की गुंडागर्दी व बदमाशी को बिना किसी चूं चां के सहन करके जीना पड़ता है। इसमें भी उनका फायदा है। जिस प्रकार शूद्र अतिशूद्रों को ब्रिटिश के आने से विद्या रूपी खाद पानी मिलेगा और वे भी बाघ की तरह खिलेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, उसके बाद पाखंड प्रिय धूर्त आर्य धर्मी भिक्षु भट्ट मांग कुणनी मराठी माली आदि को शूद्र या नीच कहने की जरूरत नहीं कर सकेंगे। मैं दृढ़ता के साथ भविष्यवाणी करता हूं कि शूद्र अतिशूद्र विद्या प्राप्त करके अपने इंडियन पुरखों की तरह हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक बलि राज्य की स्थापना करके राज करेंगे। तो वे भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि बिना एजुकेशन के ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी से पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ में आता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार क्यों आनन फानन में लागू करना चाहती है, क्यों शिक्षा दूसरों से की पहुंच से, बहुत बड़े तबके की पहुंच से दूर कर देना चाहती है, इस बात का अब आपको अंदाजा हो गया होगा। और आखिर में अकाल पीड़ितों की राहत के लिए सावित्रीबाई फूले द्वारा संचालित भोजनालय का दुर्लभ चित्र है यहाँ पर, जो ब्लैक एंड व्हाइट है। पता नहीं क्लियरली आपको दिखेगा या नहीं, लेकिन आप इसके लिए नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अकाल पीड़ितों के लिए भोजनालय खोला था। तो आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। और इतिहास क्यों इंपॉर्टेंट है और उसकी खोजबीन क्यों की जानी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर आज का ये एपिसोड फोकस करता है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज देखना ना भूलें, उसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें कही गई हैं और एक नरेटर की भूमिका में ओम पुरी ने बेहद शानदार तरीके से पूरी कहानी को नरेट किया है। तो उसे भी आप जरूर देखिए, कम से कम पहले 2 एपिसोड तो देख ही लीजिए, तो बहुत सारा इतिहास क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। आपको कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और इन वीडियो को भी शेयर करते रहिए ताकि सच्चाई जो है दूर तक फैले। धन्यवाद।